हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 31 मार्च 2023 जो है वो डेडलाइन है, जहां की कुछ काम ऐसे हैं जो कि आपको 31 मार्च 2023 से पहले कर लेने चाहिए। तो इनकम टैक्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जीएसटी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और जो कि 31 मार्च 2023 से पहले आप कर लीजिए अगर आपने नहीं की हैं। तो क्या होता है दोस्तों, अगर 31 मार्च 2023 एक बार अगर निकल जाती है तो फिर उस केस में आपको कुछ फीस पेनल्टी वगैरह जो है उसके लिए पे करनी पड़ेगी, या कुछ केसेस में तो क्या है आपके सारे ऑप्शन ही बंद हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपकी भी जो चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अगर वो कुछ पेंडेंसी है तो आप उसको 31 मार्च 2023 से पहले ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वो क्या चीज़ें हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, अगर आप अभी भी असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए, या मैं बोल सकता हूँ फाइनेंशियल ईयर 19-20 की आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो आप 31 मार्च 2023 तक जो है फाइल कर सकते हैं। उसके बाद कोई मौका आपको नहीं मिलेगा फाइल करने का। सिमिलरली जब आप ये आईटीआर फाइल करेंगे तो अगर आपकी इनकम जो है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको इसके लिए लेट फीस पे करनी पड़ेगी 1000 रुपये। और वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वहाँ ये फीस जो है वो 10,000 रुपीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों आप आईटीआर यू जो है वो फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर 21-22 और 22-23 के लिए भी। और ये जो आईटीआर 21-22 की आईटीआर है वो 31 मार्च 2024 तक फाइल कर सकते हैं, और जो 22-23 की आईटीआर है वो 31 मार्च 2025 तक आप फाइल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आईटीआर यू के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। वो आईटीआर 1 मैंने आपको भर के दिखाई है, वहाँ पर आईटीआर 4 आपको फाइल करके दिखाई है। तो दोनों ही वीडियो का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें। तो अगर आपने अपडेटेड आईटीआर या आईटीआर यू जो है फाइल नहीं की है असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए, तो 31 मार्च 2023 तक उसको जरूर फाइल कर लीजिए। और कैसे फाइल करेंगे उसका जो लिंक है आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएं और देख लें। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम करना है दोस्तों, वो है आपका पैन और आधार की लिंकिंग। अब गवर्नमेंट जो है पैन आधार की लिंकिंग के लिए काफ़ी टाइम आपको दे चुकी है, बट स्टिल बहुत सारे लोगों ने जो है इसको लिंक नहीं किया है। तो इसकी भी जो लिंक करने की डेट है वो 31 मार्च 2023 है, बट इसके लिए आपको जो है 1000 रुपये की जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी। तो देखिए, अब यहाँ पर 2 वीडियो मैंने इसके लिए बनाए हुए हैं। एक तो सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक है कि नहीं, क्योंकि अगर वो लिंक है कि नहीं ये पता करने के लिए भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि कहाँ जाकर आप ये चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको वीडियो का लिंक जो है नीचे मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने बताया है कि आप कैसे स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर आपका आधार जो है लिंक है पैन के साथ तब तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसको कैसे लिंक करवा पाएंगे, तो इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेट फीस पे करनी पड़ेगी। वो फीस कैसे आप पे करेंगे इसके ऊपर वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसके बाद आपको 2 या 3 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आधार से पैन लिंक जो है वो हो जाएगा। तो उसके बाद वो भी आप कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए भी आप वीडियो का लिंक नीचे देख लीजिए। तो जब ये आप काम कर लेंगे तो देखिए दोस्तों, तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है चैप्टर 6A के अंदर जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपके पास मोटा मोटा 1 महीना जो है वो बचा हुआ है, मार्च का मंथ जो है वो बचा हुआ है, जब आप सेक्शंस जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, इन सारे ही सेक्शंस के ऊपर दोस्तों मैंने जो है एक प्लेलिस्ट जो है मेरी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी इन्वेस्टमेंट के नाम से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वहाँ जाएंगे तो आपको सारे ही सेक्शन, देखिए यहाँ पर मेरी प्लेलिस्ट है। यहाँ पे देखिए, जब मेरी प्लेलिस्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको इनकम टैक्स डिडक्शन 80C to 80U जो है वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे तो देखिए आपको सारे सेक्शन जो है मैंने कवर किए हुए हैं। सारे ही सेक्शन आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई सेक्शन में आपका स्कोप बनता है इन्वेस्टमेंट करने का तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप अपने टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जो आपके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं, या आप शेयर मार्केट में सेल को जो शेयर करते हैं उनको सेल करते हैं, तो वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है अगर आप 12 महीने के बाद सेल करते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या होता है दोस्तों, आपका 10% जो है वो टैक्स लग जाता है यदि आपका जो कैपिटल गेन है वो 1 लाख रुपए से ऊपर होता है। तो आप इसमें टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि जब आपका कैपिटल गेन 1 लाख रुपए के आसपास हो, मीन्स 1 लाख क्रॉस नहीं करता, तो आप उस शेयर को बेच दें और दोबारा जो है उसको खरीद लें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख से क्रॉस भी नहीं करेगा और आपको 1 लाख तक किसी भी तरीके का 10% कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, आपका जो आईटीआर पोर्टल है, जीएसटी पोर्टल है, जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो आपको पता ही है पिछले कुछ सालों से जो है अब यहाँ पर आपका टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी और जो आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है वो आपको वहाँ नजर आ जाता है, जिसके अंदर जो भी आपने ट्रांजेक्शन किए होते हैं, जिनको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आप बोलते हैं, वो सारे वहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर अगर आपको कोई नोटिस नज़र आता है या कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे नज़र आते हैं जहाँ आपको रिप्लाई करना है, तो वो भी रिप्लाई आप टाइमली कर लें ताकि आप आने वाली दिक्कतों से बच सके।
अब मैं आगे बढ़ता हूँ ऑडिट के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप एक बिज़नेस करते हैं और आप बिज़नेस की सेल या टर्नओवर जो है 1 करोड़ से ज़्यादा है, और वहीं अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो 50 लाख से ज़्यादा की सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं 1 साल में, तो उस केस में आपके लिए जो टैक्स ऑडिट है वो कंपलसरी हो जाता है। तो जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ये टैक्स ऑडिट करेगा तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में रख के चलेगा कि आपने पूरे साल के अंदर कोई कैश पेमेंट जो है 10,000 से ज़्यादा की ना की हो। इसी तरीके से आपने डेप्रिसिएशन जो है बुक्स के अंदर सही क्लेम किया हो। टीडीएस के सारे प्रोविज़न आपने फॉलो किए हों, टीडीएस जो है वो प्रॉपर्ली डिडक्ट किया है, उसकी टीडीएस की रिटर्न टाइमली फाइल की है। बाकी जो भी रिकन्सिलेशन होते हैं, कोई जीएसटी का रिकन्सिलेशन है, वेंडर रिकन्सिलेशन है, कस्टमर रिकन्सिलेशन है, तो वो सारे ही इसके अंदर जो है वो कवर हो जाएंगे। इसी तरीके से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये एडवांस टैक्स। तो क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन है, चाहे वो सैलरीड पर्सन है या नॉन सैलरीड पर्सन है, अगर आपका पूरे साल के अंदर जो टैक्स लायबिलिटी है अगर वो 10,000 से ज़्यादा होती है, तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि 15 मार्च 2023 तक आप जो भी आपकी एडवांस टैक्स लायबिलिटी बनती है उसको वो आप पेमेंट कर दें। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी के केस में तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो खुद ही आपका टीडीएस जो है डिडक्ट कर देता है और डिपॉजिट कर देता है। बट अगर आप एक नॉन सैलरीड पर्सन है तो उस केस में आपको अपनी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा आपका पूरे साल में कितना टैक्स बनता है, और अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एडवांस टैक्स जो है वो डिपॉजिट करवा देना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं करते हैं तो इसके लिए आपका सेक्शन 234B और 234C के अंदर 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ के हिसाब से जो है इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। तो अब देखिए, अब ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आप कैसे निकाल सकते हैं, और उसके बाद उस टैक्स लायबिलिटी को निकालने के बाद अगर आपको लगता है कि एडवांस टैक्स कैसे पे करना है, तो इन दोनों के ऊपर भी ऑलरेडी मैंने दोस्तों डिटेल में वीडियो बनाए हुए हैं। उन दोनों वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाएँ और देख लें। इसी तरीके से देखिए, बैंक लिमिट कुछ होती हैं नोटिस को अवॉइड करने के लिए। अब क्या होता है दोस्तों, जब भी आप सेविंग बैंक अकाउंट है, आपका करंट अकाउंट है, तो जब भी आप इसके अंदर कैश डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो एक लिमिट आपको जरूर ध्यान रखनी है। सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अगर आप 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का डिपॉजिट कर देते हैं या फिर 10 लाख से ज़्यादा का विड्रॉल कर लेते हैं, इसी तरीके से करंट अकाउंट के अंदर अगर 50 लाख से ज़्यादा का डिपॉजिट कर लेते हैं या फिर विड्रॉल कर लेते हैं, तो दोस्तों आप मान के चलिए आपको नोटिस जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ज़रूर आएगा। तो आप इस लिमिट को ध्यान में रखकर ही जो है ट्रांजेक्शन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका ट्रांजैक्शन जो है 10 लाख रुपए से ज़्यादा क्रॉस करने वाला है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं कुछ अगले फाइनेंशियल के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि मार्च में आपकी जो लिमिट है वो एग्जॉस्ट होने वाली है, तो आप उसको जो है रोक दीजिए, आप उसको अगले फाइनेंशियल ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आप कोई एफडी बनवाते हैं तो एफडी के अंदर भी सेम फंडा है। अगर आप 1 साल के अंदर 10 लाख से ज़्यादा की एफडी कराते हैं तो वहाँ पर भी आपको जो है नोटिस आ जाएगा। आपका जो इनकम टैक्स पोर्टल है, जो मैंने आपको बताया था कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है, उसमें आपको ये नज़र आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको जो है बैंक की तरफ से भी जो है ध्यान में रख के चलनी है। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम क्या होता है कि जीएसटी के अंदर 2 स्कीम चलती है, एक तो रेगुलर जीएसटी स्कीम होती है और एक कंपोजिशन स्कीम होती है। तो रेगुलर जीएसटी स्कीम के अंदर तो आपको जो है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, प्रॉपर आपकी वहाँ पर जो भी आपने सेल किया है उसके अगेंस्ट जो है आउटपुट आप बुक करते हैं, उसमें से जो है आपने जो परचेज किया उसके अगेंस्ट इनपुट लेस करते हैं, और जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है वो आप डिपॉजिट करवा देते हैं। उसके लिए आप जो है डिफरेंट जीएसटीआर की रिटर्न भी भरते हैं, जैसे जीएसटीआर 1 हो गया, जीएसटीआर 3 भी हो गया। बट क्या दोस्तों, कंपोजिशन स्कीम के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। या सिंपली आपको क्या होता है कि जो भी आपकी टैक्सेबल सेल होती है उसके ऊपर आप सिंपली 1% जीएसटी जो है वो पे कर देते हैं। ज़्यादा तामझाम इसके लिए आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आप चाहते हैं कि आप जो रेगुलर जीएसटी स्कीम अगर आपके पास है और आप चाहते हैं कि आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर मूव कर जाएं, तो इसके लिए आप 31 मार्च 2023 से पहले एक फॉर्म आता है दोस्तों, CMP 02। इस CMP 02 फॉर्म को जो है फाइल कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली ही आप जो है रेगुलर जीएसटी से कंपोजिशन स्कीम के अंदर चले जाएंगे। बट ये काम भी आपको 31 मार्च 2023 से पहले करना होगा। इसी तरीके से देखिए, जीएसटी का रिकन्सिलेशन आप प्रॉपर्ली कर लीजिए। अब अगर आप सपोज करें कोई बिजनेस करते हैं, आप टैली में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, सैप में करते हैं, कहीं भी आप मेंटेन करते हैं, तो उसके अंदर जो सेल की फिगर है दोस्तों, वो सेल की फिगर आपकी जो भी आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं वहाँ पर जो आपकी सेल की फिगर आपने दी है वो दोनों की दोनों मैच करनी चाहिए। तो जीएसटी रिटर्न के अंदर आपको जो सेल की फिगर्स हैं वो दोस्तों जीएसटीआर 1 के अंदर मिल जाएगी, 3B के अंदर मिल जाएगी। तो ये सारा आप रिकन्सिलेशन करके रखिए, क्योंकि जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी फाइल करेंगे तो इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर भी आपको जो है अपनी ये सेल की फिगर देनी पड़ती है। तो ये सारी ही जो भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, जीएसटी की रिटर्न है, इनकम टैक्स की रिटर्न है, सबके अंदर जो आपका एक प्रॉपर सेल का रिको होना चाहिए, जो सेल की फिगर है उसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं दोस्तों एल्यूटी अंडर जीएसटी। अब देखिए दोस्तों, क्या होता है कि अगर सपोज करें आप एक एक्सपोर्टर हैं, अपनी सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं या गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप उसको विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको क्या है, एक एल्यूटी फाइल करनी पड़ती है। मीन्स का मतलब होता है लेटर
ऑफ अंडरटेकिंग, ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो है आपको फाइल करनी पड़ती है और इसके लिए जो फॉर्म होता है वो RFD 12 होता है। तो इसके लिए ये भी आपको जो है 31 मार्च 2023 से पहले जो है फाइल कर लेना है, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है एक्सपोर्ट करना चाहते हैं बिना पेमेंट ऑफ GST के। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने कवर किए हैं यहाँ पर, और ये जो काम है आपको 31 मार्च 2023 से पहले ज़रूर कर लेना है अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में आप ना फंसें। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।